दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने कालाबाजारी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए और उसके साथ साथ टैक्स चोरी को कंट्रोल करने के लिए एक कानूनी संशोधन किया है। उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जीएसटी की चोरी भी अब ईडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन्वेस्टिगेट हो सकती है। इसका खामियाजा, अगर किसी ने टैक्स चोरी करी है और जीएसटीएन ने वो रिपोर्ट ईडी के साथ शेयर करी है, तो अगर ईडी को लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है, तो आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। और आपको पता है कि ईडी की कार्रवाई बाकी टैक्स प्रावधानों के मुकाबले काफी तेज होती है और इसमें कोर्ट अपील का भी प्रावधान नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। डिटेल में जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल में मैं आपके साथ महत्वपूर्ण इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि इसके खामियाजा आपको क्या उठाना पड़ सकता है, तो ये मुद्दा बहुत गंभीर हो सकता है। दोस्तों, भारत सरकार ने ईडी के जो कानून है, जिसको हम पीएमएलए एक्ट बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसका एक सेक्शन है 66, उसमें बदलाव किया है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको करेक्ट जानकारी मिले। द डायरेक्टर और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम by a general or special order in this behalf may furnish or cause to be furnished to any officer, authority or body performing any function under any law relating to imposition of tax, duty, cess or dealing in foreign exchange or prevention of illicit traffic in the narcotic drugs or psychotropic substances under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Acts। अगर आप किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, चाहे ट्रेड से संबंधित हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित हो, और कहीं पे भी अगर उसमें किसी भी तरह की ड्यूटी का लेन देन में कुछ गड़बड़ पाई जाती है, तो ये कहा गया है कि उस डिपार्टमेंट को ईडी को सूचित करना होगा। अभी तक ये प्रावधान था। अब इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है, जीएसटी। पहले जीएसटीएन नेटवर्क इसके अंदर शामिल नहीं था, अब अमेंडमेंट करके इसमें जीएसटीएन नेटवर्क भी जोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अधिकारी जो जीएसटीएन में काम करता हो या ईडी में हो, वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तो जो अभी जीएसटी की चोरी थी, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा पर्पस यह है कि ईडी और जीएसटीएन के बीच में जो पीएमएलए के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसके तहत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का प्रावधान बना दिया गया है। पहले ये प्रावधान नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि अब ये जीएसटीएन की जो इंफॉर्मेशन है, पहले वॉलेंटरीली होती थी, अधिकारी का मन करता था दे या ना दे, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी हो गई है। जीएसटीएन के अंदर अगर किसी भी रूप में जीएसटी टैक्स की अगर चोरी देखी जाती है या पकड़ी जाती है, तो सेंट्रल एजेंसीज को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी हो गया है। अब ये सिर्फ जीएसटीएन का या जीएसटी की टैक्स चोरी का मुद्दा नहीं रहा है। अब इसका दायरा बढ़ के इन्वेस्टिगेशन का काफी आगे तक चला गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने जीएसटी की चोरी करी, हो सकता है उसके ऊपर पीएमएलए का भी मुकदमा दायर हो जाए, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी उसको ये भी मान सकती है कि आपने टैक्स चोरी करी शायद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या किसी और गलत काम के लिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि पीएमएलए के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज भी अटैच हो सकती हैं, और दूसरा आपके पास कोर्ट इंटरवेंशन का भी ऑप्शन नहीं रहता है। पीएमएलए के लिए सेपरेट कोर्ट होता है, वहां पे उसकी सुनवाई होती है। अगर आपको वहां पे सुनवाई में आपको लगता है कि तथ्यों की सही जानकारी नहीं हुई, आपके साथ नाइंसाफी हुई, तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं।
लेकिन लोअर कोर्ट में जाके आप इस पे स्टे नहीं ले सकते। और अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है तो आप उसको रुकवाने के लिए भी कोर्ट से स्टे नहीं ले सकते। इसीलिए जो अब ये प्रावधान हुआ है जीएसटीएन और पीएमएलए एक्ट के बीच में, ये उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो अभी तक टैक्स चोरी करते रहे। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट खामियाजा जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट, जिसको कहते हैं फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मीन्स जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे जीएसटीएन के लिए या किसी भी तरह का टैक्स इवेजन करते थे, उनके लिए अब सख्त कार्रवाई के दिन आ गए। और ये चाहे फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, फेक इनवॉइसेस हो, अब ये भी पीएमएलए के तहत इन्वेस्टिगेट होंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये सिर्फ मामूली टैक्स चोरी नहीं है, अब इसको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में भी सेंट्रल एजेंसीज देखेंगी, क्योंकि अब इसको पीएमएलए के माध्यम से भी कवर कर दिया गया है। और जैसा आपको पता है कि हिंदुस्तान में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उस पे जीएसटी लगता है। इसका मतलब अब कोई भी कंपनी अगर जीएसटी का वायलेशन करती है तो अब ये चिंता इस बात की हो जाती है कि उस वायलेटर्स के लिए सिर्फ अब एक जीएसटी का कानून या उसका सिर्फ सीए का कानून नहीं लगेगा, या आपका सीए पैरवी जरूर कर सकता है टैक्स ऑफिस में जाके, लेकिन जब पीएमएलए का कानून लग गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। तो एक तो ये मुद्दा था टैक्स चोरी का। दूसरा करप्शन को लेकर, जिस तरह से आपने देखा होगा दिल्ली में लीकर घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, और अक्सर ये कहा गया कि साहब कुछ तो मिला ही नहीं, हमने तो रेड कर दी, और पुलिस और ईडी ने, सीबीआई ने 50 रेड कर दी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ से कुछ नहीं मिला। हाँ, हो सकता है कि कैश ना मिले, लेकिन जितने ट्रांजैक्शंस हुए, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता के लिए, इलेक्शन फंडिंग के लिए, किसी और मुद्दे के लिए, अगर उन पार्टियों ने जीएसटी जमा नहीं कराया और उन्होंने काम किया पार्टियों के लिए, तब भी उसका इन्वेस्टिगेशन एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में अब आप ईडी के माध्यम से करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी लोग अभी तक पॉलिटिकल फंडिंग में 2 नंबर का पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे, रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रहे थे, प्रिंटिंग करवा रहे थे, बाकी काम कर रहे थे और कैश में पेमेंट करते थे ताकि जीएसटी ना देना पड़े, अब वो सब लोग भी किसी ना किसी रूप में पीएमएलए के दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि पीएमएलए की इन्वेस्टिगेशंस सिंपल टैक्स अवॉइडेंस ना होके मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। इससे आरबीआई की भी इन्वेस्टिगेशन बढ़ सकती है और बाकी चीजें भी हो सकती हैं। इनफैक्ट आज भारत सरकार के पास 26 ऐसी एजेंसीज हैं जिसका नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि इस तरह के जो गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हैं उन पे कंट्रोल लगाया जा सके। उसकी मैं एक अलग वीडियो बना के चर्चा करूंगा कि ये 26 एजेंसीज कौन सी हैं और उनका क्या रोल है। आपको वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगेगी, तो जल्दी ही आप उस वीडियो को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आज सवाल इस बात का है कि अभी तक जो मामूली टैक्स इवेजन था, आज उसका दायरा बढ़ के एक बहुत सीरियस मुद्दे पे बात आ गई। व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने के लिए भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करप्शन की जहां तक बात है, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे करप्शन के नाम पे फेक ट्रांजैक्शंस दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे, अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिशियन या अधिकारी अपने किसी ना किसी रिश्तेदार को या फैमिली मेंबर को किसी ना किसी कंपनी के ऊपर एज ए कंसल्टेंट दिखा देते हैं, या कहीं पे एडवाइजर दिखा देते हैं, या किसी और रूप में सर्विस प्रोवाइडर दिखा देते हैं। वहां पे पर्पस ट्रांजैक्शन का होता है, ना कि काम का। मान लीजिए कि एक मंत्री जी ने अपनी बीवी को किसी कंपनी में एज ए एडवाइजर लगा दिया 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीने पे। अब कंपनी तो पेमेंट करेगी क्योंकि उनको तो मंत्री जी को पैसा देना है, लेकिन उनकी वाइफ को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। जब वो जीएसटी जमा कराएंगी तो एक चेन क्लियर हो जाएगी, और फिर अगर शक हुआ कि ये फिक्टिशियस अकाउंट है या ये मैनिपुलेटेड है,
तो उनकी श्रीमती जी की क्वालिफिकेशन, उनके बाकी इन्वेस्टिगेशन भी आपको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किए जा सकते हैं कि वो कितनी बार ऑफिस गई, कितनी बार उन्होंने प्रोजेक्ट किया, कितनी मीटिंग्स में शामिल हुई, कितने मिनट्स ऑफ मीटिंग में उनका नाम था, वगैरह वगैरह। उनकी एयर टिकट, उनकी साइट विजिट, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन निकल सकते हैं ताकि ये पता लग सके कि ये कंसल्टेंसी के नाम पे ब्राइबिंग हो रहा था। इसी तरह से इन प्राइवेट सेक्टर में बहुत से अधिकारी रिश्वत के नाम पे किसी खास वेंडर को आगे कर देते हैं। आपको अगर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, आप इसी कंपनी से लगाइए। आपको कोई और काम करवाना है, आप इसी कंपनी से कराइए और जितना पैसा ये मांगता है अपना दे दीजिए। बाजार में शायद वो काम 50,000 में हो जाएगा, क्योंकि रिश्वत का मामला है, वही काम के 5 लाख रुपए भी लिए जाते हैं। और काम के नाम पे एक खाना पूरी की जाती है। कोई छोटा सा आके पंप लगा देगा, 4 पाइपें लगा देगा और कहेगा जी प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि उसको कागजों में दिखाना है। लेकिन अगर ऐसा शक होता है तो इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन भी ईडी करेगी कि आपने जब 5 लाख रुपए लिए और यहाँ से रिश्वत की बू आ रही है, तो आपने 5 लाख का जो काम किया उसका रॉ मटेरियल दिखाइए, टेंडरिंग दिखाइए, और टेंडरिंग के साथ साथ आप वर्क ऑर्डर दिखाइए, पूरा प्रोसेस दिखाइए कि आपने जॉब एलोकेशन किस आधार पे किया, क्योंकि फिर ईडी उसको एज ए मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में ट्रीट करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये कंसल्टेंट था या ये एक वेंडर था और मैंने जैसे चाहा वैसे करवा लिया। इसको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में भी सरकार अब देख सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, आप उसमें एक बेचैनी देखेंगे, क्योंकि अब दायरा काफी बढ़ गया है। जीएसटीएन के आने से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गई है कि हर ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगता है। इसका मतलब अब ईडी की नजर टेक्निकली हर ट्रांजैक्शन पे है। जहां पे भी ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगेगी, जीएसटी टैक्स अथॉरिटीज के साथ साथ ईडी की अथॉरिटीज भी इंटरवीन कर सकती हैं। तो दोस्तों, कहने को यह बहुत छोटा सा अमेंडमेंट था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो सेक्शन 66 है, उसमें एक लाइन जोड़ी गई, सीरियल नंबर 26। उसका पर्पस ये था कि सीरियल नंबर 26 का मतलब है अब जीएसटीएन को भी अपनी जानकारी ईडी के साथ शेयर करनी होगी। इसका मतलब ये है कि देश की हर ट्रांजैक्शन अगर उसमें गड़बड़ है तो वो सिर्फ जीएसटी की वायलेशन ही नहीं है, अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बहुत ड्रैकोनियन है। आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है अंडर क्रिमिनल लॉ। ये सिर्फ सिविल लॉ नहीं रहा है, ये अब क्रिमिनल लॉ बन जाएगा। कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब टैक्स चोरी करने वाले, करप्शन करने वालों पे एक और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल मोदी सरकार ने किया। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस कार्रवाई से क्या करप्शन में कमी आएगी या लोग नए तरीके ढूंढेंगे? क्योंकि जो लोग करप्शन करते हैं वो भी तो क्रिएटिव हैं, वो भी तो दिमाग लगाएंगे कि हाँ, अब हमें कानून से कैसे बचना है। हो सकता है कि कोई नया रास्ता वो निकालें और फिर सरकारों को और अथॉरिटीज को सोचना हो कि उस तरह के क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये तो अक्सर कहा ही जाता है कि जो चोर होता है वो सिपाही से ज्यादा शातिर होता है, तभी तो हर बार एक नया तरीका ढूंढते हैं चोरी करने का। तो चोर भी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसके साथ जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो एक्सपीरियंस से सीखती हैं ताकि चोरी कम हो सके या उसको पकड़ सके। लेकिन इस रेस में गड़बड़ करने वाले, करप्शन करने वाले, मैनिपुलेशन करने वाले ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये एक्सपीरियंस हम सबका है। अब देखना यह है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज किस तरह से इस तरह के घपलों को कंट्रोल करती है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या ये कारगर होगा या इसके अलावा कोई आपका सुझाव है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।